था। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की वहां पर जो इस वक्त महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है उन पर खासतौर पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कांग्रेस की ही विधायक वहां पर डरती है तो महिलाओं की हालत क्या है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए जो योजनाएं ज़मीन पर उतारी हैं उनका जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है, राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल में ही 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से किसानों के लिए, किस तरह से सैनिकों के लिए लगातार सरकार ने कदम उठाए हैं और इनके हित में काम कर रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकास की इस यात्रा में राजस्थान को अहम स्थान मिल सकता है अगर वो बीजेपी को वोट देंगे तो। और मिड डे प्राइम में अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को किया समर्पित। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, बीते 9 सालों में केंद्र सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए किए निरंतर प्रयास। जोधपुर की विशाल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। कहा, गहलोत सरकार ने कुशासन, भ्रष्टाचार और अत्याचार में राजस्थान को बनाया नंबर 1। बीजेपी की सरकार आने पर राजस्थान को विकास में पहले स्थान पर लाने का किया वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1,000 से अधिक घरों का भी करेंगे उद्घाटन। सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन और स्वच्छ पेयजल से जुड़ी विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। एनआईए की मेजबानी में दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। आतंकवाद की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीति बनाने और राज्यों के बीच समन्वय पर मंथन। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की अदालत में पेशी आज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा ईमानदार, वो सब हैं 1 साल से जेल के अंदर। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ ने ली 14 लोगों की जान, 26 घायल, 102 लापता, 22,000 से ज्यादा प्रभावित। राहत और बचाव का काम तेज। एशियाई खेलों में आज भारत को मिला 20वां स्वर्ण। तीरंदाजी में महिला कंपाउंड टीम ने जीता गोल्ड। ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद और परनीत कौर ने फाइनल में चीनी ताइपे को दी शिकस्त। स्क्वैश में दीपिका और हरिंदर की जोड़ी ने भी जीता स्वर्ण। और आज से भारत की मेजबानी में शुरू हो रहा है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। पहले मैच में अहमदाबाद में गत विजेता इंग्लैंड का सामना पिछली बार के उप विजेता न्यूजीलैंड से। 10 टीमों के बीच 10 शहरों में होंगे कुल 48 मुकाबले। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का एक और उपहार दिया। पीएम मोदी ने जोधपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी इन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये अत्याधुनिक परिसर 1,135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके तहत एम्स जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और पूरे राजस्थान में 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नई टर्मिनल बिल्डिंग की भी आधारशिला रखी। 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित इस भवन पर 480 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे हर वर्ष लाखों यात्रियों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, स्टाफ क्वार्टर और योग और खेल विज्ञान भवन भी राष्ट्र को उन्होंने समर्पित किया। पीएम ने राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, 600 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिए भोजन कक्ष की सुविधा की भी आधारशिला रखी। पीएम ने NH 125A पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से टांगियावास खंड को 4 लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। ये सड़क परियोजनाएं लगभग 1475 करोड़ रुपए की संचयी लागत से बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन रोनेचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को खामली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अन्य रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इनमें 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायकाबाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। राजस्थान को विकास की सौगात देने के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार तेजी से काम कर रही है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में रेलवे के लिए पिछली सरकार की तुलना में 14 गुना अधिक बजट आवंटित किया है। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ। 600 किलोमीटर। बीते 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर राज्य की बदहाल व्यवस्था के लिए कई आरोप लगाए और जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नशे का कारोबार बढ़ा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में लगातार बिगड़ते धार्मिक सौहार्द को लेकर भी अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हों। जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या?
रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। पीएम मोदी का जनसभा स्थल पर शानदार स्वागत किया गया। लोगों ने पीएम मोदी का दिल खोलकर अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा भी करेंगे। इस दौरान वो जबलपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में देश के अलग अलग राज्यों को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जिससे विभिन्न राज्यों का न केवल विकास हो बल्कि जनता को भी बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो। मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के उद्घाटन से प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना से 1000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों के लिए 2350 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य के 4 जिलों की इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लगभग 1575 गांवों को लाभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान NH 347C के खलघाट से सरवर देवला को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन कार्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 1850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें कटनी, विजयसोटा और मारवाज ग्राम सिंगरौली को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री विजयपुर, औरैया, फूलपुर पाइपलाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुंबई, नागपुर, झारसगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से उद्योगों और वहां के रहने वाले लोगों को स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस मिल सकती है। इसके साथ ही इससे पर्यावरण उत्सर्जन को कम करने में सफलता मिलेगी। राज्य को विकास की सौगातों के तहत प्रधानमंत्री जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के तहत विकास परियोजनाओं से देश तरक्की की एक नई इबारत लिखने को तैयार है। इंदौर से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात ताजा खबर की। ईडी की गिरफ्त में आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड ली जाए। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी भाजपा दफ्तर पर 11 बजे प्रदर्शन का आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम। दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कल लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को अरेस्ट किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री और सांसद जेल में हैं और किंग पिन का नंबर भी आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसको अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे वे 1 साल से जेल में हैं।
लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस का विधायक गिरफ्तार होने पर आप कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बौखलाहट दिखा रही है। जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है, वहां पर कांग्रेस जो आपकी विपक्षी पार्टी है, जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था, यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों है? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है। आज तमिल संत और कवि श्री रामलिंग स्वामी की 200वीं जन्म जयंती है। रामलिंग स्वामी को वलालार के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वीडियो संदेश दिया है। वणक्कम। It is an honor to address this program marking the 200th birth anniversary of the great Sri Ramlinga Swamiji, also known as Vallalar. It is even more special that this program is being held in Vadalur, a place closely associated with Vallalar. Vallalar is one of our most respected saints. He walked this earth in the 19th century, but his spiritual insights continue to inspire millions of people even today. His impact is global. There are several organizations working on his thoughts and ideals. Friends, when we remember Vallalar, we recall his spirit of care and compassion. He believed in a way of life based on Jeev Karunyam, which is compassion towards fellow human beings. One of his most important contributions was his strong commitment to removing hunger. Nothing pained him more than a human being going to bed on an empty stomach. He believed that sharing food with the hungry is one of the most noble of all acts of kindness. He said, Vadiya Pairai Kanda Podellam Vadinen, which means every time I saw crops withering, I withered too. This is an ideal to which we are all committed. You may recall that when the once in a century COVID-19 pandemic came, 80 crore fellow Indians received free ration. This was a major relief in testing times. Friends, Vallalar
believed in the power of learning and education. As a mentor, his door was always open. He guided countless people. His efforts to make the Kural more popular are widely known. Equally important is the importance he gave to modern curriculums. He wanted the youth to be fluent in Tamil, Sanskrit, and English. The last 9 years have seen a major change in India's education infrastructure. After over 3 long decades, India has got a national education policy. This policy is transforming the entire educational landscape. The focus has moved to innovation, research, and development. The number of universities, engineering and medical colleges set up in the last 9 years is at a record high. Now, youngsters can become doctors and engineers by studying in their local languages. This has opened several opportunities for the youth. Friends, Valalar was ahead of his times when it came to social reforms. Valalar's vision of God went beyond barriers of religion, caste, and creed. He saw divinity in every atom of the universe. He urged humanity to recognize and cherish this divine connection. His teachings aim to work for an equal society by belief in सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास gets even stronger when I pay my homage to Valalar. Today, I am confident that he would have blessed the passing of the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, which reserves seats for women in legislative bodies. Valalar's works are also easy to read and understand. He could therefore convey complex spiritual wisdom in simple words. The diversity in our cultural wisdom across time and space connected by the common thread of teachings by the great saints aids strength our collective idea of Ek Bharat, Shresth Bharat. On this pious occasion, let us reiterate our commitment to fulfilling his ideals. Let us spread his message of love, kindness, and justice. May we also keep working hard in areas close to his heart. Let us ensure that no one around us goes hungry. Let us ensure every child gets quality education. I once again pay my homage to the great saint on his 200th birth anniversary and wish you all the very best. Thank you. आप देख रहे थे प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश और मिड डे प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको।
समझकर इन्वेस्ट कर। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में आई प्राकृतिक आपदा में भारतीय सेना के लापता 22 सैनिकों की तलाश और बचाव का अभियान जारी है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान लापता सैनिकों की खोज और बचाव अभियान को चला रहे हैं। इस बीच त्रिशक्ति कोर के सैनिक उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन क्षेत्रों में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को चिकित्सा सहायता और टेलीफोन कनेक्टिविटी मुहैया करा रहे हैं। सेंगताम के पास बुरदांग में कीचड़ में डूबे वाहनों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। लापता व्यक्तियों की तलाश अब तीस्ता नदी के निचले इलाकों में की जा रही है। शुरुआती 23 लापता जवानों में से एक जवान बुधवार शाम को जीवित मिला है। लापता लोगों के परिजनों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी दी गई है। सिक्किम और उत्तरी बंगाल में तैनात अन्य सभी भारतीय सेना के जवान सुरक्षित हैं, लेकिन मोबाइल संचार में व्यवधान के कारण अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने में असमर्थ हैं। सिक्किम के मंगन जिले के डिक्चू में अचानक बादल फटने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मंगन जिले में बादल फटने की घटना के बाद तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण कई लोगों ने जानें गंवा दी। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी है। 100 से अधिक लोगों को पास के सरकारी स्कूल के राहत शिविर में पहुंचाया गया। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों सहित सिक्किम में लापता लोगों के परिवारों के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उत्तरी सिक्किम के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 87508 87741। वहीं पूर्वी सिक्किम के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 8756991895। दूसरी तरफ लापता सैनिकों के लिए सेना का हेल्पलाइन नंबर है 7588302011। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने दार्जिलिंग जिले के सेवोकी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद राज्यपाल ने बाढ़ की स्थिति पर चिंता जाहिर की और कहा कि अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और स्थिति को सुधारने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। The situation is very, very disturbing. People have suffered. There is an uncertainty even now. And flash floods is something which does cause concern everywhere. We have to see what can be done immediately as by way of relief. Then also what preventive measures can be taken. See, before the floods, during the floods, after the floods. There are various things that have to be done ideally. We should be prepared for that. आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस सम्मेलन में गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, सभी राज्यों के एंटी टेरर स्क्वाड के साथ साथ पुलिस महानिदेशक, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में आतंकवाद की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीति बनाने, राज्यों के बीच अधिक से अधिक समन्वय के साथ खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान पर चर्चा होगी। जितनी आबादी उसका उतना हक के मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के जातिगत सर्वे के बाहर आने के साथ ही देश में एक बार फिर से ओबीसी की राजनीति की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा है कि राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं। उनका जितनी आबादी उतना हक का आह्वान भारत को खत्म कर देगा।
अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी लद्दाख जैसे राज्य और हजारों छोटे समुदाय जिनकी आबादी कम है, वे हर चीज से वंचित हो जाएंगे। दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों का कभी विकास नहीं होगा क्योंकि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और प्रतिकूल क्षेत्रों में बहुत कम लोग रह सकते हैं। भारत के अल्पसंख्यकों को राष्ट्र निर्माण में कभी अवसर नहीं मिलेगा। सत्ता के लिए कोई कितना बेताब हो सकता है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक के मुद्दे पर ट्वीट कर अपने विचार व्यक्त किए थे और इसके लिए अपने प्रण दोहराए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इस मुद्दे पर उनका विरोध भी शुरू हो गया था। पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी को इस मुद्दे पर सतर्कता बरतने की नसीहत दे दी थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ का युवा आज जहां देश को विकसित बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, वहीं राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में भी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत तभी विकसित भारत बन सकता है अगर छत्तीसगढ़ का उसमें हर संभव योगदान, भरपूर योगदान, और वो तभी हो सकता है अगर मेरा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ विकास युक्त होगा, ईमानदार सरकारें यहाँ पर होंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है छत्तीसगढ़ में ईमानदार सरकार भी बनेगी और छत्तीसगढ़ का युवा 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान भी देगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो युवा इस कार्यक्रम में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें 31 अक्टूबर को दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 75,000 युवा भाग लेंगे। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम है, इसका जब अंतिम चरण 31 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और 29 अक्टूबर को हमारे युवा साथी छत्तीसगढ़ से वहां पहुंच भी जाएंगे। देश भर के हर राज्य से 7500 ब्लॉकों से 75,000 युवा वहां पर आएंगे। तो उन 75,000 युवाओं में जो हमारी यहाँ की इस युवा उत्सव की विनर टीमें होंगी, उनको भी वहां पर निमंत्रण दिया जाएगा। मीडिया प्राइम में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और देखते हैं खबरें अर्थ जगत से जुड़ी। संयुक्त राष्ट्र की ट्रेड बॉडी अंकटाड ने माना है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल और मजबूत होने वाली है। अंकटाड ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को बढ़ा दिया है, जबकि वैश्विक स्तर पर विकास की रफ्तार सुस्त पड़ने का डर है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने व्यापार व विकास की अपनी ताज़ा रिपोर्ट के ताज़ा संस्करण में अनुमान जताया है कि साल 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की रफ्तार से बढ़ सकती है। इससे पहले अंकटाड को अनुमान था कि 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% रह सकती है। अंकटाड के अनुसार 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कम होकर 6.2% पर आ सकती है। बता दें कि अंकटाड से पहले वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 6.3% रहने का अनुमान जताया था। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रही है। और मीडिया प्राइम में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें खेल प्राइम में। खेल की खबरें लेकर मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? बिल्कुल रमा, आज बात करेंगे खेलों में। आज से शुरू हो रहे क्रिकेट के विश्व कप की, यानी क्रिकेट का महासंग्राम आज से शुरू हो जाएगा और मौजूदा विश्व चैंपियन इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रतियोगिता का पहला मुकाबला खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया है। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही 10 टीमों के बीच देश के 10 शहरों में कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे और आज इस मुकाबलों की शुरुआत होगी। 19 नवंबर को अहमदाबाद में ही टूर्नामेंट का फाइनल भी खेला जाएगा। 10 टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे से भिड़ेंगी। एक टीम राउंड रॉबिन फॉर्मेट में कुल 9 मैच खेलेगी। क्रिकेट विश्व कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार खत्म होने की घड़ी आ गई है। भारत की मेजबानी में हो रहे क्रिकेट विश्व कप 2023 के उद्घाटन मैच में गुरुवार को पिछले संस्करण की विजेता इंग्लैंड और पिछले संस्करण की उप विजेता न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड पहली बार चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है। कीवी टीम में अनुभव की कमी नहीं है, वहीं टीम को अपने युवा खिलाड़ियों से भी काफी उम्मीद है। वहीं इंग्लैंड लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने के इरादे से इस विश्व कप में उतर रही है। इंग्लैंड की टीम की कमान जोस बटलर संभालेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम में जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, आदिल राशिद, मार्क वुड और जो रूट जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। विश्व कप के इस संस्करण में कुल 48 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेली जाएगी। सभी 10 टीम एक दूसरे के खिलाफ 9-9 मैच खेलेंगी। इसके बाद शीर्ष 4 टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल आज से शुरुआत हो रही है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप की। क्या है वहां का हाल, हम जानेंगे हमारी संवाददाता सुमन के साथ। सुमन, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, मिड डे प्राइम के इस खास अंक में। कैसे देखते हैं अहमदाबाद में आज क्या माहौल है और क्रिकेट का महासंग्राम, आज पहला मुकाबला अहमदाबाद से शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर हम लोग खड़े हैं और मेरे पीछे की जो भीड़ और यहाँ का जो शोर सुनकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में मैच देखने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर अहमदाबाद पहुँचे हैं और आज वर्ल्ड कप का इस जो आगाज़ है, जो पहला मैच है, वो इस स्टेडियम से खेला जाना है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं और कैसा महसूस कर रही हैं? हम लोग अहमदाबाद से आए और बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। आज हम घर का सब जिम्मेदारी छोड़ के इधर हम मैच देखने के लिए आएंगे और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ आज मैच है, तो हम सब साथ मिलकर न्यूजीलैंड को ही जिताएंगे। क्रिकेट के प्रति कैसा प्रेम है आपका? बहुत, मेरे का तो बहुत प्रेम है। मैं सबको खिलाती भी हूँ क्रिकेट। हम लेडीज क्रिकेट भी खेलते हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि लेडीज को भी क्रिकेट खेलना ही चाहिए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? कहाँ से? जी, हम अहमदाबाद से आए और आज बहुत ही एक्साइटमेंट है मैच देखने के लिए। लेकिन टीवी में तो बहुत बार मैच देखा है, लेकिन आज लाइव माहौल देख रहे हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है। माहौल कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही है और मैच के लिए कितने एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है और मैच चाहे किसी का भी हो, लेकिन यहाँ पे अगर नारे सुनने देखे जाए तो इंडिया इंडिया ही करते हैं लोग, वो सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत
स्टेडियम तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्टेडियम यही है, अहमदाबाद का सबसे बेस्ट स्टेडियम। बहुत अच्छा है, क्लीन है, हाइजीन है और लोग भी बहुत अच्छे ही है, सपोर्टिव है स्टाफ भी पूरी तरह। बिल्कुल सुमन, एकदम बढ़िया लग रहा है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग एकदम उत्साहित है और बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल सुमन, काफी उत्साह है दर्शकों में, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है जिस तरह से चल रहा है, और आप इस पर नज़र बनाए रखें। हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और समय समय पर जानेंगे। फिलहाल टॉस हो चुका है और आप आगे मैच पर नज़र बनाए रखिए। बात करें एशियाई खेलों की, तो एशियाई खेलों में तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद और परनीत कौर ने महिला कंपाउंड तीरंदाजी में पदक जीत लिया। उन्होंने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा है। भारतीय महिलाओं ने फाइनल में चीनी ताइपे को कड़े संघर्ष में 230-229 के बारीकी अंतर से हराकर इस स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। स्क्वॉश में भारत को मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने देश के लिए यह स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को 2-0 से हराया। एशियाई खेलों में ये भारत का 20वां स्वर्ण पदक है। बैडमिंटन में पुरुष एकल में भारत के एच एस प्रणॉय ने सेमीफाइनल में स्थान बनाकर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मलेशिया के ली जी जिया को 21-16, 21-23, 22-20 से शिकस्त दी। इसके साथ ही उनका मेडल पक्का हो गया है। वैसा करने वाले देश के दूसरे पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं कुश्ती में अंतिम पंगाल को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अंतिम पंगाल को जापान की फुजानामी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अंतिम के पास अभी भी रैपिड चेज में के जरिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने का एक मौका है। पीवी सिंधु का एशियन गेम्स का सफर क्वार्टर फाइनल में ही खत्म हो गया। सिंधु को चीन की बेजियों ने 47 मिनट में 16-21, 12-21 से हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। तो मिड डे प्राइम में खेलों में इतना ही। आगे के लिए सीधे चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया मुकेश। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।